नेक्स्ट सीन में रिमरू एक मीटिंग होस्ट करते हुए ग्लेंडा के साथ सबका परिचय करवाता है और कुरोबे ग्लेंडा के गन को देख के बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हो जाता है कि अगले ही दिन वो एक ट्रायल वर्जन बना देता है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली दिन आ जाता है जहां रिमरू और मलीम अपने न्यू एक्सपीडिशन आउटफिट में बहुत अच्छे दिख रहे हैं और वो शियोन और गोप्टा के साथ पहुंच जाते हैं इनग्राशिया के गिल्ड हेडक्वार्टर्स में, जहां कागली उनका वेलकम करती है और मलीम के साथ कागली की फर्स्ट मुलाकात होती है और मलीम अपने मलीम आई से चेक करके देख के रिमरू को बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर कागली एक्सपीडिशन टीम के साथ रिमरू और बाकियों को इंट्रोड्यूस करती है, जिनके गियर को देखकर गोप्टा सोचता है इन लोगों के हेवी ड्यूटी गियर्स के सामने हमारे कपड़े कहीं के लग नहीं रहे हैं। जो भी हो, ये अभी अपने लगेज को पैक कर रहे हैं और रिमरू को कागली बोलती है कि उनके लगेज को भी वो पैक कर देंगे क्या। तब रिमरू बोलता है कि उनके पास कोई लगेज नहीं है, जो सुन के कागली बोलती है तुम लोग ये एक्सपीडिशन सीरियसली नहीं ले रहे हो। तब मलीम बोलती है 24/7 एक स्ट्रॉन्ग ऑरा उसको प्रोटेक्ट करता है और यही सेम ही चीज रिमरू के साथ भी है। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ ही कागली मान जाती है और बोलती है उन लोगों ने कुछ वागन सेटअप किया है रूइंस तक पहुंचने के लिए कि तभी रिमरू बोलता है हमें वागन्स की कोई जरूरत नहीं है और वो आउट ऑफ थिन एयर एक मैजिक डोर समन करता है डोमिनेट स्पेस को यूज करते हुए, जो सीधा कनेक्ट था डिस्टेव के रूइंस के साथ, जहां पहुंचने के लिए वागन से 2 मंथ्स का लॉन्ग जर्नी करना पड़ता है। वही रिमरू के पावर्स के हेल्प से ये जर्नी 2 सेकंड्स में ही कंप्लीट हो गया। बट हाँ, कागली के टीम के ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा प्रिपरेशन यहाँ मिट्टी में मिल गया। बट मुझे भी कोई ऐसा पावर दे दो, लाइफ बहुत इजी हो जाएगा इसके साथ। वेल, जो भी हो, रिमरू और बाकी लोग रूइंस को एक्सप्लोर करने से पहले रॉयल कैसल में डार्क एल्व्स उनका वेलकम करते हैं। असल में रिमरू ने पहले से ही उनको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था। तो कुछ टाइम बाद डार्क एल्व्स रिमरू और बाकियों को कैसल का टूर करवाते हैं, जो कि एक समय क्लेमन का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और आसपास और किसी मैजिक बॉन्ड का सेटलमेंट ना होने के बावजूद भी ये डार्क एल्व्स यहाँ आराम से रह रहे हैं। वैसे अभी के लिए गिल्ड इनको सपोर्ट कर रहा है और इस एक्सपीडिशन के बाद ये जगह मलीम की हो जाएगी। तो मलीम बोलती है कि डोंट वरी, तुम लोग भी मेरे सिटीजन हो, तुम नेशन में अपना रोल निभाना और फूड सप्लाईज की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं होगी। तो एल्डर डार्क एल्ब उनको रूइन एंट्री के पास ले आती है, जो कैसल के अंदर ही है। तो इस रूइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन केवल टॉप सेक्शन को ही ये डार्क एल्ब्स अच्छे से जानते हैं, कारण उसके बाद मिडिल फ्लोर में केवल क्लेमेन ही जा सकता था और डीपेस्ट फ्लोर अभी भी एक मिस्ट्री है। और फर्स्ट फ्लोर के ट्रेजर्स को ऑलरेडी निकाल लिया गया है और यहाँ एंशिएंट हेवेंस मैजिक का यूज करते हुए चारों तरफ ब्राइट डे लाइट जैसा है कि किसी को लगेगा ही नहीं कि ये जगह अंडरग्राउंड है। ना ही सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बल्कि मिडिल और डीप फ्लोर भी ऐसे ही ब्राइट है और यही डीपेस्ट फ्लोर के सेंटर में है एक क्रिप्ट। तो गोप्टा बोलता है कि अगर यहाँ एक क्रिप्ट है तो क्या घोस्ट रूइन से बाहर नहीं आते हैं। तब एल्डर डार्क एल्ब बोलती है नहीं, रूइन के मिडिल फ्लोर के गेट को ओपन करने का पावर केवल क्लेमन के पास ही था। तब मलीम और शियोन एक साथ बोलते हैं कि हम इस डोर को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देंगे। कि रिमरू उनको डांट के बोलता है कि हमें इस डोर को भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो तुम लोग कुछ डिस्ट्रॉय करने का सोचना भी मत। तो फर्स्ट फ्लोर के एल्ब सेटलमेंट्स को पार करके रिमरू और बाकी लोग एक ह्यूज गेट के सामने पहुंचते हैं, जो गेट डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, जो कि एंशिएंट मैजिक के द्वारा पावर्ड है। तो उनको केयरफुल रहना होगा, वरना पूरे एंशिएंट रूइंस का डिफेंस मोड एक्टिव हो जाएगा। वेल, क्लेमन अपने स्किल मैनिपुलेटर को यूज करके इस मैजिक सील को बाईपास कर पाता था, लेकिन रिमरू के पास इससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल स्किल कंट्रोल लॉज है। तो रिमरू इस ह्यूज डोर में हाथ रख के समझ जाता है कि अगर वो इस डोर को डिस्ट्रॉय कर देते तो इस एरिया के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते और वो एनर्जी यूज किया जाता है इंट्रूडर्स को खत्म करने के लिए, और उनको मारने के बाद ये डोर फिर से खुद को हील कर लेता, जहां ग्राउंड से पूरे डोर में एक एनर्जी फ्लो कर रहा है।
रियली एक एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इस रुइन को बनाया है। और रिमरू एक पल में ही गेट को ओपन कर देता है और पीछे कागली को देख के सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो उनका जॉब है। वेल कागली बोलती है, नहीं नहीं इट्स ओके। तो रिमरू सोचता है कि वो अब साइडलाइंस में रह के बाकियों को अपना काम करने देगा। बट तुम्हें क्या लगता है कि इस टीम के साथ चुपचाप बैठना क्या पॉसिबल होगा रिमरू के लिए? तो कागली और बाकियों को रिमरू मैजिक सील और इंक्रिप्शन के बारे में बता रहा था कि तभी डार्क एल्व्स उनको डिनर के लिए बुलाते हैं और तब वो डिसाइड करते हैं कि आज के लिए ये जर्नी यहीं तक रहने देते हैं। और नेक्स्ट डे ये लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करते हैं मिडिल फ्लोर के गेट को ओपन करके, जो जगह ऊपर जैसा ब्राइट नहीं है, जहां डिम ब्लू लाइट लगे हुए हैं चारों तरफ, जहां सीलिंग पहले से बहुत नीचे है और ये कॉरिडोर भी बहुत नैरो है, अराउंड 6.5 फीट वाइड, जो जगह चलने के लिए उतना भी कंफर्टेबल नहीं है। वेल रिमरू और मलीम हाइट में छोटे हैं तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जगह एक मेज जैसा है और रिमरू और मलीम रास्ता डिटेक्ट करते हुए टीम को लीड कर रहे हैं और उनके पीछे है कागली और उनका टीम, और इस टीम के पीछे है शियोर और गोप्टा जो सब लोगों को गार्ड कर रहे हैं। और रिमरू के शैडो में है रांगा और एल्डर डार्क एल्फ गेट को गार्ड कर रही है। जहां जाते हुए वो बहुत सारे मुराल्स देखते हैं जो खुद में ही बहुत कीमती है, जहां रिमरू के लिए ये एंशिएंट हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने जैसा है, वही मलीम के लिए ये एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया ट्रिप जैसा है। और थोड़ी देर बाद ये लोग एक जगह रुक के लंच करते हैं, जहां रिमरू अपने स्टमक से बॉक्स लंचेस को निकालता है जो कि उसने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, कारण अंडरग्राउंड एरिया में फायर ना जलाना ही बेटर होगा। और खाना खाने के बाद ये लोग अपना जर्नी फिर से शुरू करते हैं। वैसे लंच के टाइम पे अगर किसी को सुसु जाना था तो रिमरू कैसल के साथ कनेक्टेड एक डोर ओपन करके सबको ऊपर भेज देता है और देन जर्नी फिर से कंटिन्यू होता है, जहां रिमरू उनके टीम के एक मेंबर को एलिमेंटल मैजिक सिखाता है जिससे वो स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट करके सामने क्या है वह भी जान पाएगी। और दूसरे एक बंदे को रिमरू थॉट टोपोग्राफी और चैनलिंग मैजिक सिखाता है जिससे वो 100% एक्यूरेसी के साथ मैप्स क्रिएट कर सकता है, जिससे ना सिर्फ ये एक्सप्लोरेशन बल्कि फ्यूचर के एक्सप्लोरेशंस भी आसान हो जाएंगे उनके लिए। और डिनर टाइम से पहले ही ये लोग मिडिल सेक्शन के बॉटम पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं और डे 2 यहीं पे खत्म होता है। डे 3 शुरू होता है बॉटम और फाइनल सेक्शन के डोर के सामने। तो ये लोग अभी 2 टीम्स में डिवाइड हो गए हैं, जहां मिलीम, गोप्टा और रांगा एक्सप्लोरेशन टीम में मिडिल सेक्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, वही कागली और बाकी लोग उस डोर को एनालाइज कर रहे हैं। वही रिमरू और शियोन के पास करने का उतना कुछ नहीं था, तो वो एक टेबल सेटअप करते हैं और शियोन सबके लिए कॉफी बनाती है कि तभी मिलीम वापस आती है रांगा के ऊपर बैठ के। उसके पीछे है गोप्टा और बाकी एक्सप्लोरेशन टीम जो बहुत भारी भरकम सामान कैरी कर रहे हैं, जहाँ मिलीम ने बहुत ज्यादा हाई मैजिक्यूल से बने इक्विपमेंट्स को ढूंढ निकाला है, जिसमें से एक वेपन बाकियों से ज्यादा यूनिक है। तो उन लोगों का फीट एक ट्रैप के ऊपर पड़ गया था और बहुत सारे गोलम्स उनको घेर लेते हैं, जिनको डिफीट करके उनको ये मिला है। लेकिन मिलीम और गोप्टा पूरे टाइम डिटेक्शन मैजिक को यूज कर रहे थे, तभी ये ट्रैप एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रैप्स है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स के वेवलेंस को ही एक्सेप्ट करते हैं और बाकियों को इंट्रूडर मानते हैं। तो कागली बोलती है, भले ही अभी तक हमें ज्यादा ट्रैप्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये एरिया इस तरह के ट्रैप से पैक्ड हो सकता है और डोर को एनालाइज करने में भी अभी टाइम लगेगा। तो हम कल इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे कि तभी जमीन कांपने लगता है, सीलिंग से पत्थर गिरने लगते हैं, एक जाइगेंटिक एनर्जी बर्स्ट चारों तरफ फैल जाता है। किसी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, लेकिन कागली अपनी टीम के लोगों को शांत करती है जो लोग डर गए थे। लेकिन ये कोई अर्थक्वेक नहीं है कि तभी राफाएल बोलती है, रुइंस की डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हो गई है और काउंटलेस गोलम्स उनके तरफ आ रही है और साथ ही कुछ और इंट्रूडर्स रुइंस में घूम रहे हैं। रिमरू को शक होता है कि ये कागली ने किया है,
कारण वो डोर के पास ही थी। तो हो सकता है कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर दिया है और इंट्रूडर्स को बुलाया है, बिकॉज यह टाइमिंग बहुत ही कैलकुलेटिव है। बट फिर भी यह थॉट कम्युनिकेशन का कोई साइन नहीं है और मलीम के आसपास अगर कोई थॉट कम्युनिकेशन करने की ट्राई करेगी तो मलीम को पता चल जाएगा। तब राफेल बोलती है सोल कॉरिडोर के थ्रू हिडन कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अभी रिमेरो के लिए कुछ भी श्योरली बोलना मुश्किल है कि यह कल्प्रिट कौन है, लेकिन अभी के लिए वो यह सबको प्रोटेक्ट करेगा बोलता है। और इसी समय सेकंड एनर्जी बर्स्ट से फिर से चारों तरफ कांपने लगता है। तब रिमेरो मैजिक सेंस का यूज करते हुए दूर आसमान में एक ह्यूज ड्रैगन को डिटेक्ट करता है जो साइज में वेल्डोरा से भी बड़ा है, जिसका स्किन सड़ गया है और उसके बॉडी को वन वर्ड में एक ज़ॉम्बी बोलना सही होगा, लेकिन उसके अंदर से हाईली डेंस मैजिक्यूल्स निकल रहे हैं। इसका सामना किसी अवेकन डीमन लॉर्ड के लिए भी पॉसिबल है क्या? यही क्वेश्चन रिमेरो के मन में आता है, जो कि आराम से एक कैटास्ट्रोफी लेवल थ्रेट है, जिसके सामने क्रिप्टिस किसी मक्खी से ज्यादा नहीं होगा, जिसको सेंस करके मलीम चौंक जाती है और स्पेशल ट्रांसपोर्ट को यूज करके वो इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए बाहर चली जाती है। तब रिमेरो समझ जाता है कि एनिमी ने मलीम के ओल्ड ड्रैगन फ्रेंड के सील को तोड़ दिया है और अभी मारियाबेल के माइंड टेक ओवर स्पेल से इस ड्रैगन को कंट्रोल किया जा रहा है। और रिमेरो और एक्सपीडिशन टीम के सामने बहुत सारे गोलम्स इकट्ठा होते हैं, जिनके साथ शियोन और गॉप्टा तो फाइट तो करने जाते हैं, लेकिन नैरो कॉरिडोर में शियोन के लिए अपना स्वॉर्ड यूज करना मुश्किल हो रहा है और वो गोलम्स के अटैक्स के सामने एक्सपोज हो गई है। तब रिमेरो बॉटम सेक्शन के डोर को ओपन करता है और वो लोग नीचे क्रिप्ट एरिया में पहुंचते हैं, जो जगह बहुत बड़ा और ब्राइट ग्रास फील्ड जैसा है, जहां उनको फॉलो करते हुए गोलम्स नीचे पहुंचते हैं। लेकिन यह शियोन फ्रीली मूव कर पा रही है और अभी गोलम्स का वो चूरमा बना रही है। और मीनवाइल रिमेरो खुद के ऊपर से अभी सारे लिमिटेशंस को रिमूव करके आने वाले एनिमी के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अभी के लिए शियोन, गॉप्टा और रांगा सिचुएशन को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो रिमेरो अभी थोड़ा फ्री है। और इसी टाइम कागली रिमेरो को उसके एनिमी और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस करती है, जैसे एक डीमन लॉर्ड होने के वजह से ही ये लोग रिमेरो को अटैक कर रहे हैं और इन सेंस ये सही भी है। रिमेरो बोलता है फैलमुथ, क्लेमेन और ऑलमोस्ट सभी टाइम दूसरे लोग रिमेरो को परेशान करने के लिए आते हैं, लेकिन हाँ, इस बार ये लड़ाई इनएविटेबल था, जहाँ रिमेरो के साथ एनिमी की फिलोसॉफी का विरोध होता है। कागली बोलती है फिर भी क्या तुम उनके साथ बात करके एक पीसफुल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते? कि तभी एक छोटी लड़की बोलती है ये इम्पॉसिबल है, जहाँ हर एक लोगों के डिजायर्स अलग होते हैं और उनको पेशेंट रहने के लिए बोला जा नहीं सकता है, और अगर अदर साइड थोड़ा भी सॉफ्ट होता है तो डिमांड्स बिगर और बिगर होता रहेगा। भले ही रिमेरो का आइडियोलॉजी इस पर्सन से अलग है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन रिमेरो उसके साथ एग्री करता है। रिमेरो बोलता है मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमेरो टेम्पेस्ट, तुम कौन हो? तब वो बोलती है नाइस टू मीट यू, मैं हूँ मारियाबेल रोजो, तुम्हारा एनिमी।